દ્રષ્ટિ બદલી નાખો, ચિત્ર આપોઆપ બદલાઈ જશે. તમને એમ થાય કે આ પુસ્તકની પાંખે ગુજરાત વાંચેમાં જુદી જુદી જે વાત થાય છે અમારે કામની હશે અથવા શું કામની હશે. મિત્રો, જે પુસ્તકોની અહીંથી વાત થાય છે, લાઇબ્રેરી સુધી જઈ અને પુસ્તકો ખોલો. હું તમને શ્રદ્ધા અપાવું છું કે તમને જો એ વાંચનની ટેવ પડશે, ભારતીય ભાષાની કૃતિ હોય, વિદેશી ભાષાની કૃતિ હોય, તમારી માતૃભાષાની કૃતિ હોય, એ બે પૂઠા વચ્ચેની જે દુનિયા છે, એ બે પૂઠાઓ વચ્ચેના જે પાનાઓ છે, એ આખી એ કૃતિના આસ્વાદ પછી તમારું જીવન, તમારો જીવન પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ બદલી નાખશે. તો આ તો મેં તમને વાત કરી એક અંગ્રેજી નવલકથા વિશેની. પ્રમાણમાં ગુજરાતી ભાષામાં એનો અનુવાદ ઘણો સરળ અને સહજ થયો છે. અને આ ગ્લેડ ગેમ એ હકીકતે આ એક પુસ્તક કંઈ વાંચીને પોતાના રેકમાં કે ઘોડામાં મૂકી દેવાની વાત નથી, આ જીવનમાં ઉતારવાની વાત છે. પણ હવે પછી તમારી સાથે જે વાત થવાની છે, ભારતીય ભાષાનો એવો સર્જક જેની દર એક કૃતિમાં ભારતીયતા ઝળકી છે, જેના શબ્દે શબ્દે ભારતીય સમાજની સમસ્યાઓ અને ભારતીય સમાજની સંસ્કૃતિ એના શબ્દે શબ્દે ખુલી છે. અને હિન્દીના બહુ જ મોટા ગજાના એવા સર્જક મુનશી પ્રેમચંદજી, એનું કથા સાહિત્ય એ ભારતીય ભાષાના ખૂબ મોટા ગજાના પ્રથમ હરોળના સર્જક છે. અને ભારતીયતાનું દર્શન જે પાને પાને શબ્દે શબ્દે કરાવે છે, એવા આપણા સર્જક, એની કેટલીક નવલકથાઓ વિશેની વાત પ્રાધ્યાપક સુધાબેન તમારી સાથે કરશે. प्राध्यापक सुधाबेन सिंह, नमस्कार। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य जगत में अपना स्थान रखते हैं। और उनकी कृति गोदान जो उनका अंतिम उपन्यास है, लेकिन वो अंतिम उपन्यास उनकी उपन्यास कला की पूर्णिमा कहा जाता है। गोदान में उन्होंने ग्रामीण जीवन की समस्याओं को उठाया है। और गोदान का कथानायक जो है वो कथानायक होरी है, जो किसान है, 4-5 बीघे का मालिक है। वो किसान छोटा काश्तकार है और वो एक गाय रखने की आकांक्षा रखता है। उसके जीवन में गाय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसी के नहीं लेकिन सारे भारत के गांवों में हर किसान की ये इच्छा है कि वो अपने घर में एक गाय रखे, उसकी सेवा शुश्रूषा करे और उसके दूध से, घी से अपने घर का लालन पालन करे। पहले वो गाय अपने बेटे गोबर के लिए लाना चाहता है, लेकिन वह गाय तो लाता है, लेकिन उसका भाई हीरा उसे जहर देकर, ईर्ष्यावश उसे जहर देकर उसकी हत्या कर देता है। बाद में यही आकांक्षा उसकी गोबर के बेटे के लिए होती है, लेकिन वह गाय नहीं पाल पाता और उसकी करुण मृत्यु होती है। गोदान का अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात जो कुछ गाय के रूप में उसको दान कर दिया जाए, लेकिन सभी किसान या सभी लोग गाय का दान नहीं कर सकते। इसलिए अंत में प्रेमचंद ने बताया है कि सिर्फ धनिया, जो कि होरी की पत्नी है, उसके पास 20 आने हैं, 20 आने देकर वो ब्राह्मण के हाथ में कहती है कि ये गोदान कर दीजिए होरी का, और होरी का गोदान कहकर वो जमीन पर गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है। ये कथा इतनी सी है, लेकिन ये कथा बड़े व्यापक फलक पर फैली हुई है कि हीरा, उसका भाई, होरी की गाय को जहर दे देता है। गांव में कोहराम मच जाता है। लोग कहने लगते हैं कि अरे कल ही तो ये गाय आई थी, इसको जहर किसने दे दिया। धनिया ये जानती है कि हीरा ने ही इसे जहर दिया है और हीरा ने ही इसे मार डाला है, और होरी भी उसकी बात से बहुत कुछ सहमत है, लेकिन वह मन से जानते हुए भी अपने भाई को इस बात से मना कर देता है कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और लेकिन धनिया तेज तलवार की धार की तरह है, और वह पुलिस को भी बुला लेती है। पुलिस आती है और पुलिस के सामने वह कहने लगती है कि इसी हीरा ने ही इसे जहर दिया है और वो गाय मर गई है। होरी अपने धोती में बंधे हुए 30 रुपए उसे देकर कह देता है कि नहीं, पुलिस का मामला वहाँ रफा दफा कर देता है और पुलिस चली जाती है। और
घर की बात घर में ही रह जाती है। धनिया चाहती है कि होरी खुशामद न करे किसी की भी, लेकिन होरी जो है वह व्यवहारिक बुद्धि से काम लेता है। वह सोचता है कि जिस किसान की गर्दन जमींदारों साहूकारों के पैरों तले दबी हो, उनके पैरों को सहलाने में ही भलाई है। इसलिए वह हर रोज नहीं तो 2-3-4 दिन के बाद जाकर जमींदारों के पास उनकी खुशामद करता है। इसीलिए वह कहता है बहुत कुशल है, व्यवहार कुशल है, और धनिया से कहता है किसके पर कुड़की नहीं आई, किसने नहीं किसकी ज़मीनें गिरवी नहीं रखी गई, लेकिन मेरी बारी क्यों नहीं आती है, क्योंकि मैं इन लोगों की खुशामद करता हूँ। गोबर एक नवयुवक है जो नई रोशनी का प्रतीक बनकर आता है। वो गोबर जो है वो होरी के बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, क्योंकि वो जो कुछ उधार लेता है उसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा ब्याज बढ़ जाता है कि वह ब्याज जो है वो मूल रकम से भी बढ़कर हो जाता है। और गोबर शहर जाता है। शहर जाने से पहले वह एक झुनिया नाम की लड़की से प्रेम करता है, और उस प्रेम करने वाली झुनिया को अपने घर में छोड़कर खुद भाग जाता है, क्योंकि उसकी हिम्मत ये नहीं है कि वह अपने माँ बाप के सामने उसने जो कुछ किया है वह कह सके। और झुनिया के गर्भ में गोबर का बच्चा पल रहा है। झुनिया और होरी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में धनिया का मन जो है वात्सल्य भाव से भर जाता है और सोचती है कि आखिर ये जाएगी कहाँ। झुनिया जो है वो निम्न वर्ग की स्त्री है, वह पात्र जो है निम्न वर्ग का है, और अंतर जातीय विवाह की समस्या को यहाँ पर प्रेमचंद उठाते हैं। गोबर तो झुनिया को घर में छोड़कर चला जाता है, और बाद में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शहर में जाता है, वो कड़ी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन फिर वहाँ भी वह असफल होकर आता है। प्रेमचंद ने यहाँ पर शहरी जीवन और नगरीय जीवन दोनों को साथ में रखते हुए बताना चाहे कि दोनों शक्तियाँ एक साथ मिलकर किसान का शोषण करती हैं, और ये जो शोषण है वह शोषण गरीबी में पैदा हुआ किसान जो है वो गरीबी में ही मर जाता है। अंत में हम देखते हैं कि उसकी करुण मृत्यु होती है। होरी की कथा बहुत लंबे फलक पर है, इसलिए उसकी पूरी कथा की बात मैं कर सकूँ ऐसी स्थिति में नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान जो है वो गरीबी में पैदा होता है और गरीबी में ही मर जाता है। तो इसीलिए गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है, और होरी की करुण गाथा और किसान की करुण गाथा का महाकाव्य कहा गया है। ये बहुत लंबा उपन्यास है, लेकिन इसकी कथा जो है वो इतनी ही है कि होरी जो है वो गरीब किसान है, और वह उस अपने आप को किसान के रूप में बनाए रखने के लिए सारे प्रयत्न कर डालता है। अपनी ज़मीन बेच देता है, अपने बैल बेच देता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी बेच देता है, लेकिन फिर भी वह उसमें कामयाब नहीं होता, और संघर्ष करते करते वह मर जाता है। मार देने का जो प्रेमचंद का ये जो तरीका है, या प्रेमचंद अंत में होरी को मार देते हैं, ये बात कुछ आलोचकों का कहना ऐसा है कि प्रेमचंद उसे मार इसलिए देते हैं कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वह धनिया के साथ बातचीत करता है तो धनिया उसे कहते हैं कि मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं। तब वह होरी कहता है कि 60 पर आने की नौबत न आएगी, अर्थात वह अपने करुण जीवन संघर्ष में जीवन की बात इन व्यंग में ही कह देता है। ये संकेत हमें मिलता है कि 60 साल का होरी नहीं है, और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रेमचंद का जो गांधीवादी आदर्श था वो गोदान तक आते आते लड़खड़ाता हुआ दिखता है। वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, इसलिए उन्होंने आदर्श की बात तो करते रहे, लेकिन वो आदर्श वो देखते आए, बाद में उन्हें ऐसा लगा कि कोरे आदर्श की बात से काम चलता नहीं है, यथार्थ से जीवन जो है वो संचालित होता है। और इसी यथार्थ का सामना करते करते होरी जो है मर जाता है, और गोबर जो है नई
नए युवक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उभरता है, और प्रेमचंद उसको मार देते हैं। उसका कारण जो आलोचक बताते हैं वो ये बताते हैं कि प्रेमचंद का मानना है कि हमारी पुरानी जर्जर मान्यताएं, पुरानी परंपराएं जो हैं वो मर जानी चाहिए, होरी की तरह। क्यों? क्योंकि होरी किसी भी तरह से जमींदारों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनका विरोध नहीं करता जैसे धनिया करना चाहती है। धनिया अपने परिवार का विरोध करती है, अपने देवर का विरोध करती है। होरी इन सब, क्योंकि वो पारिवारिक भावना से अपने परिवार को बचाए रखना चाहता है। भले वो भाई उससे द्वेष करता है, लेकिन वह दूसरों के सामने ये उजागर नहीं होने देना चाहता, संयुक्त परिवार की भावना को बनाए रखना चाहता है। ये प्रेमचंद ने 1935 के आसपास देख लिया था कि भारत के जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं, धीरे धीरे टूट रहे हैं, पूरी तरह से तो नहीं, उसमें उन्होंने आशा जरूर रखी है, लेकिन फिर भी वो देखते ये है कि आज नहीं तो 20 साल 50 साल बाद ये समस्या आएगी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार किस तरह से टूटते चले जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो धीरे धीरे टूटती हुई चली जा रही है। तो प्रेमचंद का मरना, प्रेमचंद 1936 में मर जाते हैं, और ये उनका 1935 में प्रकाशित हुआ अंतिम उपन्यास है, पूर्ण उपन्यास। मंगलसूत्र उन्होंने लिखा, लेकिन वो अधूरा रह गया। तो ये गोदान, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का भी गोदान कर गया। प्रेमचंद की अंतिम कहानी, कफन कहानी जो थी, वो उनके लिए कफन बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा, उस उपन्यास में आदर्शवादिता को छोड़ दिया है धीरे धीरे, और फिर अंत में वो यथार्थवाद पे आ गए हैं। नगर और शहर की कथा साथ साथ चलती है। तो नंद दुलारे वाजपेयी बड़े आलोचक हैं हमारे हिंदी के। वो कहते हैं कि नगर और ग्रामीण पात्र एक ही बड़े मकान के दो खंडों में रहते हैं, जो आते जाते मिल जाते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन न तो उनके मिलने जुलने का और ना ही उनके लड़ने झगड़ने का कोई अर्थ होता है। कहने का तात्पर्य है कि शायद वे भाषा की शिथिलता की बात करना चाहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इसके माध्यम से प्रेमचंद की भाषा की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो उनकी कमजोरी है वो शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और उनकी जो सर्जनात्मक शक्ति है वो गोदान में हमें दिखाई देती है। व्यंग की कलम उनकी हमेशा चलती रहती है। तो ये जो गोदान उपन्यास है वो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए कि हिंदी का ही श्रेष्ठ उपन्यास नहीं है, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। होरी इसका जो पात्र है वो विश्व के श्रेष्ठ पात्रों में से एक पात्र है। इसलिए अगर हमें भारतीय साहित्य की बात जाननी है तो हिंदी का उपन्यास अगर कोई आपको पढ़ना चाहिए तो मेरे ખ્યાલ से गोदान सबसे पहले पढ़ना चाहिए। મિત્રો, સુધાબેનની આ વાત સાથે હું એ રીતે સંમત છું કે અમે ભાષાના અધ્યાપકો જ્યારે સાહિત્ય કૃતિઓની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે જીવાતા જીવનનું સીધું પ્રતિબિંબ સાહિત્યમાં મળે છે। આપણે યુવાન અને પુખ્ત ક્યારે થતા જઈએ જ્યારે આપણી આસપાસના આપણા સાંપ્રત સમયથી આપણે પરિચિત થતા જઈએ, એની સમસ્યાઓને ઓળખતા જઈએ। સુધાબેને જેમ વાત કરી એમ મુનશી પ્રેમચંદજીનું સૌથી મોટું પ્રદાન કે જે તે સમયે ભારતના સમાજની સળગતી સમસ્યાઓ કઈ હતી, એના નિરાકરણ તો આપણને મળે કે ના મળે, પણ એક યુવા માનસમાં પોતે જે સમાજમાં જીવે છે એ સમાજના જલદ પ્રશ્નો કયા છે એ માત્ર છાપાળવી હકીકતોથી જ આપણને ખબર પડે એમ નથી, અને દરેકે દરેક સમાજનું જે ઘડતર છે, સંસ્કૃતિનો વિકાસ છે, એની પાછળ સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક, ભૌગોલિક, ઐતિહાસિક દરેક પ્રકારના પરિબળો કામ કરતા હોય છે। તો સુધાબેને આ બહુ જ સરસ વાત કરી કે ગોદાન એ તો એક સાહિત્ય કૃતિ છે, પણ એમાં સમગ્ર ભારતના કૃષક સમાજનું સીધું પ્રતિબિંબ છે। અને મેં તમને આગળ પણ કહ્યું કે પ્રેમચંદજીનું જે સાહિત્ય છે એમાં એક તો ભારતીય સમસ્યાઓ ઉજાગર થાય છે, ભારતીય સમાજની સમસ્યાઓ ઉજાગર થાય છે, અને કોઈને કોઈ રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિનું દર્શન થાય છે। સુધાબેન આગળ જ એવી પ્રેમચંદજીની બીજી કૃતિની વાત આપણી સાથે કરશે, અને એ કૃતિ છે ગબન।
जैसा कि आपको मैंने बताया कि हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद मूर्धन्य उपन्यासकार के रूप में आते हैं और कथा सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने 12 उपन्यास लिखे। सभी उपन्यासों की बात न करके मैं उनके गोदान की बात तो आपके सामने की, प्रेमचंद के गबन की बात करना चाहूँगी। ये उपन्यास 1930 के आसपास लिखा गया, लेकिन इसमें जो समस्या है वो समस्या आज भी हमें, आप में, हम में और सभी में देखने को मिलती है, और वो समस्या है आभूषण प्रेम की समस्या। आज भी अगर हमारे पास कुछ रुपए बच गए हों तो हम सोचते हैं कि जाकर सोना ले आएं, क्योंकि आभूषणों से हर स्त्री को प्रेम है। वो चाहे आज 60 साल की स्त्री हो, चाहे वो 25 साल की हो, चाहे वो 12 साल की हो, क्योंकि आभूषण जो है वो स्त्री को सजाने का काम करते। कहते हैं ना कि कविता जो है वो कविता में अलंकारों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार कामिनी को सजाने के लिए भी आभूषणों की आवश्यकता होती है। तो कामिनी उसी समय सुंदर लगती है यद्यपि सुजाति सुलक्षणे तदपि न विराजय कविता वनितामित। तो आभूषण जो है स्त्री की शोभा है, लेकिन यही आभूषण प्रेम कभी कभी हमारे लिए समस्या बन जाता है, और ये समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है। इस उपन्यास में एक छोटी सी बालिका है 7 वर्ष की, जालपा जिसका नाम है, और वह बिसाती के आने से, बिसाती वो आदमी है जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गांव में बेचने आता है। सावन का महीना है, सब लड़कियां झूले पर, उत्तर भारत के गांव का वर्णन है, और सावन में वहाँ झूले डाल दिए जाते हैं और झूले झूलती हैं लड़कियां, सभी लोग औरतें मिलकर झूले झूल रही हैं। वहाँ पर बिसाती आता है, और बिसाती के आते ही सारे झूले रुक जाते हैं और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जालपा भी वहीं जाती है। जालपा